स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विजेंद्र परमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं सत्यादि सर्वर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम देख रहे हैं एमपी एकोमोडेशन की क्लास कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, आज इसकी 7th 8th क्लास है। ठीक है, आज क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ज्वाइन करिए फास्ट। गुड मॉर्निंग महादेव जी, गुड मॉर्निंग अवधेश, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मनीषा जी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो आर्टिकल सॉरी सेक्शन जो है 25 से 28 तक में, 25 से 27 जो मैं आपको पढ़ा रहा था, है ना, डिपॉजिट ऑफ रेंट, है ना, डिपॉजिट ऑफ रेंट हमने पढ़ा था। ठीक है, डिपॉजिट ऑफ रेंट। ठीक है, ये क्या कहता है 27 धारा 27। ठीक है, डिपॉजिट ऑफ रेंट के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, 24, 25, 26, 27। तो ये कहता है प्रतिग्रहण के बारे में व्यावृत्ति, भाड़े के प्रतिग्रहण के बारे में व्यावृत्ति तथा निक्षिप्त भाड़े का संपहरण। ठीक है, ये क्या कहता है कि धारा 25 के अधीन निक्षिप्त किए गए भाड़े का उस रीति में जैसी कि उसमें उपबंधित है प्रत्याहरण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध इस बात की स्वीकारोक्ति का प्रभाव नहीं रखेगा कि भाड़े का निक्षेप करने के लिए आवेदकारी द्वारा उक्त धारा के अधीन किए गए आवेदन में कथित भाड़े की दर, व्यतिक्रम की कालावधि, शोध रकम या कोई अन्य तथ्य सही है। कहने का मतलब सिंपल शब्दों में यह है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो आपने क्या किया कि जो भाड़ा जो है, किराया जो है, जो कि जमा हो गया था आरसीए के यहाँ, उसको आपने क्या कर लिया, निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया। उस जो है भाड़े को आपने विड्रॉ कर लिया। किसने किया होगा? या तो भूमि स्वामी ने किया होगा, या जो व्यक्ति और भी जो थे ना, एक से ज्यादा व्यक्ति थे जो क्लेम कर रहे थे, उनमें से किसी ने उसको क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो कहता है कि अगर उसने प्रत्याहरण कर लिया, पैसा निकाल लिया, भाड़ा जो जमा हुआ था वो निकाल लिया, उसका ये मतलब नहीं लगाया जाएगा क्या कि उसका स्वीकारोक्ति का प्रभाव नहीं रखेगा। उसका मतलब ये नहीं लगाया जाएगा कि उसने ये चीजें स्वीकार कर ली हैं। कौन सी? भाड़े की दर, जो डेट, जो उसकी जो भाड़े की जो अमाउंट थी ना, जो रेट थी वो, व्यतिक्रम की कालावधि मतलब जिसके लिए आपने डिफॉल्ट किया था वो समय, पीरियड, अमाउंट कितनी ड्यू थी, या और कोई फैक्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किराया निकाल लिया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, इसका ये कतई मतलब नहीं लगाया जाएगा कि उसने आपके तथ्यों को स्वीकार कर लिया है कि भाई किराए का अगर विवाद है तो है, वो फाइनली डिसाइड किया जाएगा। ये किराए को जमा करने का पर्पज तो सिर्फ इतना है ना कि भाई जो है तब तक के लिए क्या किया जाए, जब तक फाइनली हमारा केस जो है, हमारा जो मैटर डिसाइड नहीं हो, तब तक के लिए जमा कर दो, है ना, फिर जो भी अधिकारी होगा उसको दे देंगे। तो यहाँ पे अगर उसने विड्रॉ कर लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी ये सारी बातें उसने मान ली हैं कि सही है, आपने किराया सही जमा किया है। ठीक है, तो बस इतना है। सेविंग्स की बात करता है, व्यावृत्ति। ठीक है, तथा निक्षेप भाड़े का संपरण। अब ये फोरफीचर की बात करता है कि भाई जो है आपका जो एक लिमिट है, उस लिमिट में आपको किराया निकाल लेना चाहिए, विड्रॉ कर लेना चाहिए। ठीक है, नहीं करते तो राज्य सरकार को संपरत हो जाएगा, राज्य सरकार को फोरफीचर हो जाएगा, राज्य सरकार को चला जाएगा। तो कहता है निक्षिप्त किया गया कोई भाड़ा जो भूस्वामी द्वारा या उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों द्वारा जो ऐसा भाड़ा प्राप्त करने के लिए हकदार हो, प्रत्याहृत ना किया गया, मतलब विड्रॉ नहीं किया गया हो, तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश द्वारा सरकार को संप्रत हो जाएगा, फोरफीट हो जाएगा। ठीक है, फोरफीचर ऑफ रेंट। ठीक है, यदि वह निक्षेप की सूचना के भेजे जाने की तारीख से 5 वर्ष का अवसान होने के पूर्व प्रत्याहृत ना कर लिया जाए। ये क्या कहता है कि जो किराया जमा हुआ है, जो डिपॉजिट ऑफ रेंट हुआ है, ठीक है, 24 से लेके हमने 25, 6 में जैसा प्रोसीजर पड़ी है, तो कहता है जो किराया जमा कर दिया गया है उसको आपको जब भी किराया जमा होने की सूचना आपको दे दी गई है, आपको सूचना दे दी गई कि भाई सामने वाले किराएदार ने किराया जमा कर दिया है, उसके 5 साल तक अगर आपने उसको विड्रॉ नहीं किया, नहीं निकाला, ये 5 साल इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक है, तो 5 साल तक आपने उस किराए को नहीं निकाला, विड्रॉ नहीं किया, तो वो संपरत हो जाएगा, फोरफीचर हो जाएगा और राज्य सरकार को चला जाएगा। ठीक है,
संपरण का आदेश करने के पूर्व भाड़ानियंत्रक प्राधिकारी भूस्वामी या उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को जो निक्षिप्त भाड़ा प्राप्त करने के हकदार हो, रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा सूचना ऐसे भूस्वामी या व्यक्ति या व्यक्तियों के अंतिम ज्ञात पते पर देगा। ठीक है, क्या करेगा? एक रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा एक सूचना देगा, ठीक है, तथा उस सूचना को अपने कार्यालय में भी प्रकाशित करेगा। भैया अपना उसका जो ऑफिस है वहां पे नोटिस बोर्ड पे एक चस्पा कर देगा। और यदि भाड़े की रकम 100 रुपए से अधिक हो, भाड़े की रकम जो अमाउंट जो डिपॉजिट हुई है 100 रुपीज से ज्यादा है, तो सूचना को किसी स्थानीय समाचार पत्र में, जो लोकल न्यूज़पेपर है वहां भी निकाल देगा, प्रकाशित करेगा। ठीक है, एक सेकंड नोट कर लीजिए। ठीक है, तो क्या कह रहे थे कि स्थानीय समाचार पत्र जो लोकल न्यूज़पेपर है वहां भी निकाला जाएगा। तो दो चीजें इसको इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है इसमें कि भाई 5 साल के अंदर विड्रॉ कर लो, और 100 रुपए से ज्यादा का अगर अमाउंट है तो फोर फीचर करने से पहले आरसी एक सूचना देगा, रसीदी रजिस्ट्री डाक से सूचना भेजेगा। किसको? भूमि स्वामी को या जो व्यक्ति है ना, अंतिम ज्ञात पर जो उनका पता है, जिस जो रजिस्टर्ड पता उनको ज्ञात है वहां पे भेज देगा। और अगर 100 रुपए से ज्यादा की अमाउंट है तो लोकल न्यूज़पेपर में भी इसकी इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी कि भाई कैसा है कि जो वहां पे इसका क्या किया जा रहा है, इसका फोर फीचर किया जा रहा है, जिससे कोई व्यक्ति चाहे तो उसका क्लेम आके कर ले। क्लियर है? तो भाई आपका ये डिपॉजिट ऑफ रेंट से रिलेटेड जो चैप्टर था 24, 25, 26 और 27, ठीक है, वो कैसा है, वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो सामने आता है वो है भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारियों की नियुक्ति, उनकी शक्तियां, कृत्य तथा अपीलें। तो हमने एक आरसीए है ना, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं, आरसीए, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो इस रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के बारे में तब से हम जो पढ़ते आ रहे हैं, वो व्यक्ति कौन होता है, उसकी नियुक्ति कैसे होती है, उसकी पावर्स क्या क्या है, शक्तियां क्या है, क्या क्या फंक्शंस करता है, क्या कृत्य करता है, और अपीलें उसकी कहां होंगी। ठीक है, ये चैप्टर 5 हम पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 5 में पहला सेक्शन आता है 28 बात करता है भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। कौन करेगा? तो क्वेश्चंस यहां से प्रीलिम्स में जो सबसे पहला बनेगा, कौन करेगा, तो उसकी अपॉइंटमेंट, उसकी नियुक्ति जो करता है वो करता है कलेक्टर। कैसे करता है? राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से। ये लाइन हाईलाइट करना, एज इट इज आपको एमसीक्यूज में मिलेगी ये लाइन, एज इट इज। ठीक है, तो कलेक्टर करेगा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से। राज्य सरकार की पहले इसको अनुमोदन लेना पड़ता है। होगा कौन वो अधिकारी? डिप्टी कलेक्टर की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी अधिकारी को अपनी अधिकारिता के भीतर आने वाले ऐसे क्षेत्र के लिए जिसको कि अधिनियम लागू होता है, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी अपॉइंट करेगा, नियुक्त करेगा। ठीक है, कौन करेगा? कलेक्टर। कैसे? राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन। किसको? डिप्टी कलेक्टर की पद श्रेणी से अनिम्न का मतलब डिप्टी कलेक्टर या उससे ऊपर की किसी भी श्रेणी के व्यक्ति को अपॉइंट कर देगा भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी। तो सरल शब्दों में क्या कह सकते हो कि भाई भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी कौन होता है? डिप्टी कलेक्टर की श्रेणी का कोई अधिकारी होता है, डिप्टी कलेक्टर या उससे ऊपर का कोई हो सकता है। क्लियर है? प्रीलिम्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यूज में। दूसरा कहता है कलेक्टर राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से डिप्टी कलेक्टर की पद श्रेणी के अनिम्न पद श्रेणी के अधिकारियों में से एक या अधिक भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारियों जैसा कि उचित समझे की नियुक्ति इस हेतु कर सकेगा कि वे उपधारा 1 के अधीन नियुक्त किए गए भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को सहायता दें। वो कहता है कि एक से ज्यादा आरसीए भी अगर चाहे तो वो अपॉइंट कर सकता है। किसके लिए? कि भाई उसके अगर वर्कलोड ज्यादा है, उस पर्टिकुलर एरिया में वर्कलोड ज्यादा है, तो कलेक्टर क्या कर सकता है? एक से ज्यादा रैंक वही रहेगी, डिप्टी कलेक्टर पद श्रेणी का अधिकारी ही होगा, तो उसको मेन जो आरसीए अपॉइंट किया है उसको असिस्ट करने के लिए, उसकी सहायता के लिए चाहे तो एक और अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, तो क्या समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, कलेक्टर करेगा, राज्य सरकार पूर्व अनुमोदन से, और डिप्टी कलेक्टर की पद श्रेणी का अधिकारी होगा, बस इतना। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो हमने अपॉइंटमेंट कर ली आरसीए की, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी की अपॉइंटमेंट हो गई। ठीक है, अब है भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की शक्तियां, पावर्स क्या है इसकी। तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को अपने समझ की किसी कार्रवाई में निम्नलिखित बातों के संबंध में वही शक्तियां होंगी जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं।
कहने का मतलब क्या बोला इसने कि सिविल कोर्ट को जो पावर होती है वही सारी पावर्स इसको भी होंगी। अर्थात और सिविल कोर्ट को कौन कौन सी होती हैं कि भाई किसी व्यक्ति को समन करना, उसको हाजिर कराना, शपथ पर उसकी परीक्षा करना। किसी व्यक्ति को समन कर सकता है सी, जैसे कि सिविल कोर्ट करता है, उसको उसकी अटेंडेंस रिक्वायर कर सकता है और शपथ पर एफिडेविट पर उसकी एग्जामिनेशन, उसकी परीक्षा कर सकता है। और क्या कर सकता है, दस्तावेजों के प्रकटीकरण, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट तथा पेश किए जाने के लिए अपेक्षा करना। ठीक है, डॉक्यूमेंट के इंस्पेक्शन या प्रोडक्शन के लिए क्या कर सकता है कि भाई उनको कोर्ट में लाया, अपेक्षा कर सकता है। साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी कर सकता है, कमीशन इशू कर सकता है। ठीक है, कमीशन क्या होता है, अब कमीशन क्या होता है, ये क्या, तो कमीशन क्या होता है ये हम पढ़ते हैं आपका सीपीसी के सेक्शन 75। ठीक है, ठीक है, ऑर्डर 26 में हम क्या पढ़ते हैं, कमीशन के प्रावधान पढ़ते हैं। कमीशन एक तरीके से आप कह सकते हो एक कोर्ट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, कोर्ट का अधिकारी होता है, कोर्ट का व्यक्ति होता है जो कोर्ट के बिहाफ पे कोर्ट के बाहर जाकर कोई काम करता है। ठीक है, तो कहता है साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन इशू कर सकता है। कोई अन्य विषय जो कि विहित किए जाए, इसके अलावा जो भी कुछ प्रेस्क्राइब अगर कुछ विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, तो वो पावर भी एक्सरसाइज वो कर सकता है। ठीक है, तो शक्तियां क्या क्या हैं, सिविल कोर्ट की शक्तियां ये याद रखना है ना, किसी व्यक्ति को समन करना, बुलाना, डॉक्यूमेंट बुलवाना, किसी के एग्जामिनेशन कमीशन पे करना, ये सारे काम आरसीए भी कर सकता है जो कि एक सिविल कोर्ट करता है। और भाड़ा नीति प्राधिकारी के समक्ष की कोई भी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 193 और 228 के अर्थ के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी। और भाड़ा नीति प्राधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा, ये अब 1973 हो गया है ना, ये इसमें अमेंड नहीं हुआ है, के अर्थ के अंतर्गत सिविल न्यायालय समझा जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी 193 और 228 क्या कहता है भाई, 193 228 आईपीसी का बात करता है। 193 आपने कोर्ट में जो फॉल्स एविडेंस दिया, आपने क्या दिया, मिथ्या साक्ष्य दिया या गढ़ा, फैब्रिकेट किया एविडेंस को, उसके लिए 228 कहता है कि किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में, न्यायिक कार्यवाही में कोई पब्लिक सर्वेंट बैठा हुआ है, उसकी आपने शासय अपमान किया है, कंटेम्प्ट किया है, तो उसके लिए तो कह रहा है इस पर्पज के लिए आरसीए को भी हम क्या समझेंगे, आरसीए के प्रोसीडिंग और इसको न्यायिक कार्रवाई समझी जाएगी। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं समझा देता हूं। इसका मतलब यह है कि भाई अगर आरसीए के सामने भी आपने अगर फॉल्स एविडेंस दिए, फैब्रिकेट एविडेंस दिए, तो वो भी उसके वहां भी क्या हो सकता है आपके अगेंस्ट में, तब भी 193 की कार्रवाई हो सकती है। या आरसीए का भी आपने कंटेम्प्ट किया, अपमान किया, तो 228 की कार्रवाई आपके अगेंस्ट में हो सकती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो होती है। ठीक है, और ये डिस्क्रिशन की बात करता है, 482 में डिस्क्रिशन पावर की बात करता है, विवेकाधिकार, अंतर्निहित शक्तियों की बात करता है। तो अंतर्निहित शक्तियों के पर्पज के लिए आरसीए को भी सिविल कोर्ट समझा जाएगा, यानी कि वो भी इनहेरेंट पावर यूज कर सकता है। ठीक है, आगे बात करता है, इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने या किसी कर्तव्य का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए भाड़ा नीतिक प्राधिकारी क्या कर सकता है। ए, कम से कम, ये 24 घंटे याद रखना, क्वेश्चन बनता है यहां से, ये जो मैं हाईलाइट करवा रहा हूं ये करते चलना, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यूज में, प्रीलिम्स में। कम से कम 24 घंटे की लिखित सूचना देने के पश्चात सूर्योदय या सूर्यास्त के बीच, इसका सरल शब्दों में अगर मतलब बोलोगे तो क्या हो गया, रात्रि, रात में, ठीक है, सॉरी दिन में, सूर्योदय सूर्यास्त के बीच किसी भी समय, रात में नहीं करेगा, दिन में कर सकता है ना, ये दिन हो गया, के बीच किसी भी समय किसी स्थान में प्रवेश कर सकेगा तथा उसका निरीक्षण कर सकेगा। ठीक है, सूर्यास्त, सूर्योदय हुआ और सूर्यास्त हुआ, तो इसके बीच का समय क्या होगा, दिन होता है ना, इसका वाइस वर्सा रायत हो जाता है। तो इस बीच में कहता है कि कम से कम 24 घंटे की पहले सूचना देनी पड़ेगी, लिखित वो भी, ठीक है, कैसी, लिखित, और फिर उसके बाद सूर्योदय सूर्यास्त के बीच, यानी दिन में कभी भी किसी भी टाइम स्थान में प्रवेश कर सकेगा और निरीक्षण कर सकेगा। भाई जो विवाद का विषय है, जहां पे डिस्प्यूट है, उस मकान या दुकान में आरसीए खुद देखना चाहता है कि वास्तव में कोई विवाद है कि नहीं, एक्चुअल में कोई डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, खुद जाके देखना चाहता है तो वो देख सकता है। लेकिन ऐसे ही नहीं चले जाओगे किसी के घर में, आपको पहले कम से कम 24 घंटे की सूचना देनी पड़ेगी, लिखित सूचना, कि भाई मैं ऐसा ऐसा इंस्पेक्शन करने आ रहा हूं। ठीक है, और दिन में ही करोगे, ये नहीं कि रात को 12 बजे जाके नॉक कर रहे हो। दूसरा, लिखित आदेश द्वारा किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह समस्त ऐसे लेखे, पुस्तकें
या अन्य दस्तावेज जो ऐसी जांच से सुसंगत हो उसके निरीक्षण के लिए किसी ऐसे समय ऐसे स्थान पर जैसा कि आदेश में विनिर्देश किया जाए पेश करे। और क्या पीछा कर सकता है कि कुछ लेखे, है ना, पुस्तकें या मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर चाहे, उसको ऐसा लग रहा है कि वो इंक्वायरी कर रहा है उस जांच में, उसे कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो डॉक्यूमेंट वो क्या कर सकता है, वो उनको बुलवा सकता है कि उससे आदेश दे सकता है कि वही डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो। प्रोसीजरल चीज है ना, इसमें कुछ वैसे, इसमें इंपॉर्टेंट चीज बस एक ही है कि 24 घंटे की कम से कम सूचना देगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होंगे 12 घंटे, 48 घंटे, है ना, 24 घंटे, नन ऑफ द अबव, तो आपको क्या लगाना है, 24 घंटे, है ना, यहां से क्वेश्चन बनता है। क्लियर? भाड़ांतर प्राधिकारी द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी प्रोसीजर फॉलो करेगा? तो भाड़ांतर प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन कोई ऐसा आदेश जो किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, उस व्यक्ति को ऐसे आदेश के जिसका कि किया जाना प्रस्तावित है विरुद्ध कारण बतलाने का युक्त अवसर दिए बिना तथा तब तक जब तक कि उसकी आपत्तियों पर यदि कोई हो और किसी ऐसे साक्ष्य पर जो कि वो उनके समर्थन में पेश करे भाड़ांतर प्राधिकारी द्वारा विचार ना कर लिया गया, पारित नहीं करेगा। सिंपल सी बात कह रहा है, एक लाइन में अगर मैं कहूं तो भाड़ांतर प्राधिकारी क्या करेगा, नैसर्गिक न्याय की प्रक्रिया फॉलो करेगा। क्या करेगा? नैसर्गिक न्याय की प्रक्रिया फॉलो करेगा, है ना, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो होता है उसको फॉलो करेगा। इसमें क्या रहता है कि भाई सामने वाले को पहले बोलो कारण बतलाने का अवसर दिया जाएगा। हाँ भाई बताओ, मतलब भाड़ांतर प्राधिकारी आरसी जो है किसी के विरुद्ध अगर कोई भी ऑर्डर पास करना चाहता है तो पहले उसकी सुनवाई करेगा, फिर वो अगर कोई एविडेंस दे रहा तो उस पर विचार करेगा, उसको सुनने का मौका देगा, तब कोई फर्दर ऑर्डर पास करेगा। ऐसे ही मनमाने तरीके से आर्बिट्रेरी कोई ऑर्डर पास नहीं करेगा। क्लियर है? सर टेस्ट सीरीज भी मिलेगी? बिल्कुल सब मिलेगा। धीरे धीरे जो ये शुरुआत कर रहे हैं ना, इस शुरुआत को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाएंगे। ठीक है, आप लोग बस जुड़े रहिए। टेस्ट सीरीज भी रखेंगे, ठीक है, इसका भी अकोमोडेशन की भी टेस्ट रखेंगे, पीडीएफ में आपको ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, क्विज भी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, जो आपका जो ऐप है, हमारी जो ऐप है ना सत्याजी शर्मा क्लासेस की, उस ऐप पे क्विज स्टार्ट करेंगे, है ना, जिसमें आपके रिलेवेंट जो सब्जेक्ट हैं उनके एमसीक्यूज पर डे के आपको 10-20 क्वेश्चन डेली के मिलेंगे, पर डे के 10-20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो वो भी आप रेगुलर बेस पे अगर सॉल्व करते रहेंगे तो आपका प्रीलिम्स तो वैसे ही तैयार हो जाएगा। ठीक है, करेंगे, ये सब चीजें भी होंगी। ठीक है, तो कहता है भाड़ांतर प्राधिकारी अपने समझ की समस्त कार्रवाइयों में खर्चे के प्रश्न पर विचार करेगा और किसी पक्षकार के पक्ष में या उसके विरुद्ध ऐसे खर्चे अधिनित करेगा जैसा कि ठीक समझे। भाई इसमें क्या कहता है कि भाई खर्चे कौन देगा, इस प्रोसीजर जो हो रही है, प्रोसीजर फॉलो हो रही है, उसके खर्चे कौन देगा? तो कहता है वो जैसा ठीक समझे, दोनों में से किस पे खर्चे इंपोज करना चाहिए वो उस पे खर्चे डाल देगा। ठीक है, हाँ जी जी महादेव जी, बिल्कुल, है ना, यस, वेलकम वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, 31 बात करता है जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश को अपील है। तो हमने जो चैप्टर 5 स्टार्ट किया, हमने क्या पढ़ा था कि भाई आरसीए की नियुक्ति कैसे होती है, अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ये चीज हो गई थी। दूसरा हमने कहा भाई पावर्स और फंक्शंस क्या क्या होंगे, वो हमने पढ़ लिए। और तीसरी चीज जो पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी अपील है, अपील की बात करता है। तो आरसीए के ऑर्डर की अपील कहां होगी? तो इस अधिनियम के अधीन किए गए भाड़ांतर प्राधिकारी के प्रत्येक आदेश की अपील प्रादेशिक अधिकारता रखने वाले जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश, सरल शब्दों में आप क्या लिख लोगे भाई कि भाई ये डीजे और एडीजे। ठीक है, डीजे और एडीजे। ठीक है, डीजे और एजी के यहाँ अपील होगी। अब आपको एक्चुअली क्या, ये एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट जो अभी अमेंडमेंट नहीं हुआ है, इसमें क्या है, इनके नाम बदल दिए गए हैं, है ना। अब एक्चुअली एडीजे वर्ड खत्म कर दिया गया है। अब होता है जिले में जो सबसे जो पहले जो डीजे होता था वो हो गया प्रिंसिपल डीजे, और जो एडीजे होते थे वो हो गए डीजे। लेकिन चूंकि एमपी अकोमोडेशन एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, तो इसमें तो हम अभी यही पढ़ेंगे। आपको यही याद रखना है, जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश। तो क्या समझ में आया कि भाई आरसीए की अपील कहां होती है, डीजे या एडीजे के यहां। क्लियर है, डीजे या एडीजे के यहां होगी। कंफ्यूज मत होना, चैप्टर 3A में जो पढ़ाया था कि उसकी कोई अपील नहीं होगी, सिर्फ रिवीजन होगा, वो सिर्फ उस चैप्टर के लिए है। चैप्टर 3A जो पढ़ाया ना स्पेशल लैंडलॉर्ड, सिर्फ उसके लिए है। सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य दशाओं में आरसीए ने ऑर्डर पास किया है, उसकी अपील तो होगी। ठीक है,
अब बात आएगी सेकंड क्वेश्चन जो यहां से बनेगा। पहली क्वेश्चन, पहला देखो 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सेक्शन, समझो आप। पहला क्वेश्चन बनेगा भाई अपील के बारे में प्रावधान कहां किया गया है, प्रोविजन कहां अपील के बारे में, तो आपने ये सेक्शन ये हो गया, ठीक है 31। और अपील किसको होगी, तो डीजे या एडीजे को, कितने दिन में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो कितने दिन में होगी, तो उपधारा 1 के अधीन अपील भारतीय प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर होगी, 30 डेज की जाएगी। परंतु 30 दिन की कालावधि की संगणना करने में आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए अपेक्षित कालावधि अपवर्जित कर दी जाएगी। ठीक है भाई, जो ऑर्डर की कॉपी आपने निकलवाई तो उसमें जो टाइम वेस्ट हो गया, मान के चलो 4 दिन आपके उस ऑर्डर की कॉपी निकलवाने में लग गए, तो वो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, परंतु यह और भी कि न्यायाधीश पर्याप्त कारणों से उक्त कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात भी अपील ग्रहण कर सकता है। कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन तो हमारा राइट रहता है ना। लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 5 रहता है ना, वहां पे हम आवेदन दे सकते हैं कि सर पर्याप्त कारणों से मैं 30 दिन में अपील नहीं कर पाया। पर्याप्त कारण क्या है, ये आपको केस टू केस डिफर करते हैं, आपको हर केस में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सर मैं 30 दिन से हॉस्पिटल में था या मैं कहीं फंस गया था, व्हाट्सोएवर मे बी द रीजन, आपको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या समझ में आ गया भाई, अपील डीजे एडीजे को होगी और 30 दिन में होगी। समझ में आया, क्लियर। चलो नेक्स्ट है द्वितीय अपील। सेकंड अपील कहां होगी भाई, होगी भी कि नहीं होगी, और होगी तो किन ग्राउंड पर होगी, तो धारा 31 के अधीन प्रथम अपील में पारित किए गए किसी आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर ही होगी, अन्यथा नहीं। पहली चीज तो ग्राउंड देख लो भाई कि कुछ ग्राउंड्स हैं उन पे ही सेकंड अपील होगी, हर केस में सेकंड अपील नहीं होती है। तो क्या कहता है, यह कि विनिश्चय विधि या विधि का बल रखने वाली प्रथा के प्रतिकूल है। क्या कहता है, विनिश्चय कैसा, विधि या विधि का बल रखने वाली प्रथा के प्रतिकूल है, या यह कि विनिश्चय विधि के किसी तात्विक विवादक का अवधारण नहीं हो सका है। ठीक है, या तो जो विनिश्चय है, जो जजमेंट है, ऑर्डर है किसका, आरसीए का, सॉरी यहाँ पे डीजे डीजे का ऑर्डर है, वो कैसा है, विधि या विधि का बल रखने वाली प्रथा के प्रति एडवर्स है, लॉ के या कस्टम्स वगैरह हैं जो जिनको की लॉ की पावर है उनके कॉन्ट्रेरी है, विपरीत है, या किसी तात्विक विवाद, सब्सटेंशियल इशू कोई है वो डिसाइड हुआ ही नहीं है उसमें, भाई जो मेन विवाद का विषय था वो डीजे साहब एडी साहब डिसाइड नहीं कर पाए, ये ग्राउंड हो सकता है। या यह कि इस अधिनियम द्वारा विहित प्रक्रिया में कोई सारवान गलती, जो प्रोसीजर है, जो प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है, उसमें कोई सारवान त्रुटि, कोई मटेरियल मिस्टेक है ना हुई है, जिससे मामले का विनिश्चय गुणागुण के आधार पर होने में संभवतः गलती या त्रुटि उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो आपने प्रोसीजर में जो फॉलो की है ना, उसकी वजह से निर्णय में भी गलती या त्रुटि हो गई है, कोई मिस्टेक कोई फॉल्ट उसमें हो गया है। क्लियर है, तो क्या समझ में आया भाई, सेकंड अपील जो होगी इन ग्राउंड पे ही होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्लियर है, अब आदेशों का संशोधन। आदेशों का संशोधन किसी बाढ़ानियंत्रक प्राधिकारी या न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए किसी आदेश में कि लेखन संबंधी या गणना संबंधी भूल है। भैया अब आदेश में कुछ गलती हो गई, लिखने में रामलाल का श्यामलाल हो गया और 10,000 का 1,00,000 हो गया, तो क्या करें, लेखन संबंधी या गणना संबंधी भूलें या किसी आकस्मिक चूक या लोप के कारण उसमें उद्भूत होने वाली कोई गलतियां किसी ऐसे आवेदन पर जो पक्षकारों में से किसी पक्षकार से संबंध में प्राप्त हो या अन्यथा भाड़ानियंत्रक प्राधिकारी या न्यायाधीश द्वारा किसी भी समय ठीक की जा सकेगी। भाई आरसीए के ऑर्डर में होगी तो वो कर सकता है, डीजे साहब के में होगी तो वो कर सकते हैं। ये कैसी मिस्टेक है, एक ह्यूमन एरर है भाई, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है ना, रामलाल की जगह श्यामलाल हो गया, महेश की जगह सुरेश हो गया। ठीक है, अमाउंट 1,00,000 थी 10,000 रह गई, या 10,000 थी 1,00,000 हो गई, एक जीरो कम ज्यादा हो गया, तो ये तो क्या टाइपिंग मिस्टेक है ना, कैलकुलेशन से रिलेटेड है, ये सुधारी जा सकती हैं कभी भी किसी भी समय आवेदन दिए जाने पर। समझ में आ रहा है, क्लियर है, क्लियर होता जा रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो। भाड़ानियंत्रक प्राधिकारी जुर्माने की वसूली के लिए मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा। हेडिंग से ही क्लियर है, इसमें अंदर तो कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, सिर्फ हेडिंग इसकी याद रखना कि क्या कहता है कि भाई भाड़ानियंत्रक प्राधिकारी क्या करेगा, जुर्माने की वसूली के लिए, काय के लिए, फॉर द रिकवरी ऑफ फाइन,
मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किए गए किसी जुर्माने का संदाय उस व्यक्ति द्वारा जिस पर जुर्माना किया गया हो ऐसे समय के भीतर किया जाएगा जैसा कि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाए। और भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी उचित तथा पर्याप्त कारण से समय बढ़ा सके। भाई कितने टाइम में, जितना फिक्स किया है उतने टाइम में आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। और भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी उचित तथा पर्याप्त कारण से समय को बढ़ा सकेगा, बढ़ा सकता है, इतने समय में दे देना। और ऐसे संदाय में व्यतिक्रम होने पर वह रकम इस प्रकार वसूली योग्य होगी जिस प्रकार के दंड प्रक्रिया संहिता 1898 जो कि 1973 हो गई है अब के उपबंधों के अधीन जुर्माना वसूली योग्य होता है। और ऐसी वसूली के प्रयोजनों के लिए भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को उक्त संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट, यही जो इसकी टैग लाइन है इंपॉर्टेंट वो यही है ना। क्वेश्चन सीधा यही बनाएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी जो है जब जुर्माने की वसूली कर रहा है ना, रिकवरी कर रहा है फाइन की, तो उस समय कौन सी पावर को एक्सरसाइज करेगा। तो सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट को जो पावर दी गई है जुर्माने की वसूली के लिए वही पावर वो सेम एक्सरसाइज करेगा। हेडिंग इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। क्लियर। अब 35 बात यह करता है, 34-35 की हेडिंग याद रखना। भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी अन्य आदेश के निष्पादन के लिए सिविल न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करेगा। क्लियर, हेडिंग से ही। भाई जुर्माने की वसूल कर रहा है तो कौन सी पावर यूज करेगा, जो मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज करता है किसमें, सीआरपीसी में। और अन्य निष्पादन के लिए, भाई अन्य कोई ऑर्डर है और कोई आदेश है उसके निष्पादन, उसके एग्जीक्यूशन के लिए कौन सी, सिविल न्यायालय की, सिविल कोर्ट की पावर को एक्सरसाइज करेगा। धारा 34 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा किया गया प्रयोग, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी किया गया प्रयोग करेगा या कोई आदेश या इस अध्याय के अधीन अपील में या अध्याय 3A के अधीन पुनरीक्षण में पारित किया गया कोई आदेश भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में, और कोई भी आर्डर, भाई आरसीए ने किया, पुनरीक्षण में रिवीजन में हुआ, उस सब के लिए जो है सिविल न्यायालय की पावर को यूज करेगा। तो 34-35 की सिर्फ और सिर्फ हेडिंग से क्वेश्चन बनता है, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग याद रखना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा रहेगा सर? नेक्स्ट सब्जेक्ट में अवधेश मैं प्लान कर रहा हूं, चूंकि मैंने लोकल से स्टार्ट किया है, ठीक है, तो एमपी एकोमोडेशन स्टार्ट किया तो मैं सोच रहा हूं लोकल ही दोनों पहले निपटाए जाए, है ना। 2 लोकल है एमपी में, आपको पता है 12 सब्जेक्ट हैं सिविल जज के जिसमें से 2 लोकल हैं, तो 2 लोकल में एमपी एलआरसी है, तो मैं प्लान कर रहा हूं एमपी एलआरसी स्टार्ट करना, ठीक है, दोनों लोकल्स हो जाएंगे, ठीक है, फिर अपने मेजर्स उठाएंगे। 35 क्लियर। 36 कहता है आदेश की अंतिमता इस अधिनियम में अव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश अपील में के विनिश्चय के अध्ययन रहते हुए अंतिम होगा और उसे भी मूलवाद आवेदन या निष्पादन कार्रवाइयों में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। कहता है एक ही रेमेडी है आपके पास, क्या रेमेडी है, कहता है कि अधिनियम में अव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी का प्रत्येक आदेश कहता है अपील के अधीन रहते हुए, सिर्फ एक रेमेडी है कि अपील में जा सकते हो, और बाकी तो क्या कहता है कि मूलवाद निष्पादन कार्य में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, फाइनल होगा, अंतिम होगा। सिर्फ एक रेमेडी, अपील कर सकते हो, अपील नहीं किया आपने तो ऑर्डर उसका फाइनल है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 6 भूस्वामियों की विशेष बाध्यताओं तथा शास्तियों के बारे में उपबंध। ठीक है, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ बाध्यताएं हैं, किस पर, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ बाध्यताएं हैं, किस पर, भूमि स्वामियों पे। क्या बाध्यताएं हैं भाई, कई बार होता है मकान मालिक परेशान करने के लिए क्या कर देता है कि भाई वो क्या करता है कि पानी बंद कर दिया आपका, आपकी लाइट बंद कर दी, आपके यहाँ साफ सफाई नहीं हो रही है ना, तो ऐसा कुछ भी काम अगर आप करते हो तो ये मना है, इस एक्ट ने मना किया है, उसके लिए अलग से प्रोविजन आपके चैप्टर 6 में किए गए हैं कि भाई लायबिलिटीज हैं आपके ऊपर। देखो क्या क्या बाध्यताएं हैं। 37 तो सीधा यही कहता है सेक्शन कि स्थान को अच्छी तथा अविधारी वास्य अवस्था, स्थान को अच्छी अवस्था में रखने का भूस्वामी का कर्तव्य। ठीक है, नीचे देख लो, प्रत्येक भूस्वामी अविधारी को, प्रत्येक भूस्वामी स्थान को अच्छी तथा अविधारी वास्य, अविधारी वास से मतलब रहने लायक, किराएदार उसमें रह पाए इस लायक, ठीक है, अवस्था में रखने के लिए आबद्ध होगा। भाई कोई दया नहीं कर रहे हो आप, कोई चैरिटी नहीं कर रहे हो, ये आपकी लायबिलिटी है, बाइंडिंग है कि स्थान को ऐसी स्थिति में तो रखोगे कि इंसान रह पाए उसमें। तो भूस्वामी का कर्तव्य अच्छी अवस्था में रखने का,
अविधारी वास्तवावस्था में रखने का उसका आबद्ध है, वो करेगा, उस पर लाइबिलिटी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि भाई लाइबिलिटी है भाई, वो आबद्ध है। यदि भूस्वामी लिखित सूचना दी जाने के पश्चात युक्तियुक्त समय के भीतर ऐसी कोई मरम्मत नहीं करवाता जिसको कि करने के लिए वह उपधारा 1 के दिन आबद्ध है। कौन भाई, हमने क्या कहा था कि अच्छी अवस्था में रखोगे, तो जैसी मरम्मत जो है हमने कहा कि भाई आपको ऐसा काम करना है, तो उस काम करने के लिए क्या हुआ, यहां पे आबद्ध है। तो अब भूस्वामी ने उसको क्या दी एप्लीकेशन, कि भाई ऐसा ऐसा इसमें रिपेयरिंग की आवश्यकता है, छोटा मोटा काम होना है, आप करवा दो। उपधारा 1 के दिन आबद्ध है, नहीं कराता, मना कर देता है। ठीक है, तो अविधारी ऐसी मरम्मत स्वयं करा सकेगा। क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या अविधारी किराएदार खुद से करा सकता है क्या? वो हाँ, करा सकता है, और ऐसी मरम्मत के व्ययों को भाड़े में से काट लेगा और उन्हें भूस्वामी से अन्य रीति वसूल कर सकेगा, परंतु किसी वर्ष पहले इतना समझो। ठीक है, तो सीधी सी बात यह है, लायबिलिटी पहले डाल दी कि आपको स्थान को अच्छी अवस्था में रखना है। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई कि भाई स्थान को अच्छी अवस्था में आप नहीं रखते हो, किराएदार ने आपसे आवेदन दिया कि भाई ऐसा है, इसको ये मेरा ये टूट गया, इसको सही करवा दो, मना कर दिया, सामने वाले ने मना कर दिया, तो भाड़ेदार किराएदार खुद से उसको रिपेयर करवा लेगा। लेकिन रिपेयरिंग में जो खर्चे हुए हैं वो या तो किराए में से काट लेगा, जब नेक्स्ट मंथ किराया देगा उसमें से काट लेगा, या अदरवाइज उससे वसूल कर सकता है, ले सकता है, ये उसका राइट है। कई बार होता है ना, आपने देखा होगा, ये प्रैक्टिकली होता है ना, आप में तो बहुत से लोग बाहर रह रहे होंगे तो आपको ये चीज पता होगी कि क्या होता है कि भाई फॉर एग्जांपल मान के चलो आपके किचन का नल टूट गया है ना, जो नल होता है वो टूट गया। अब आप मकान मालिक से कह रहे हो, नहीं सुन रहा वो, तो कहते हैं भाई हम करवा लेते हैं, आपने सही करवा लिया, तो आपने करवाया, उसमें आपके 200 रुपए खर्च हो गए, तो अगले महीने जब आप किराया दोगे तो वो 200 रुपए आप उससे काट सकते हो। ठीक है, लेकिन परंतु में कुछ लिमिटेशन डाल दी उसने, क्या कि किसी वर्ष में इस प्रकार काटी गई या वसूल की गई रकम, वसूली योग्य रकम उस भाड़े के जो कि अविधारी द्वारा उस वर्ष के लिए देय है, 1/12 से अधिक नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, 1/12। ठीक है, मतलब एक साल में जितनी अमाउंट आप काट सकते, मतलब आप जो अमाउंट जितनी काट सकते हो उस रिपेयरिंग की कितनी होगी, एक साल का जितना किराया है, एक साल का जितना भाड़ा है, उसके 1/12 1/12 यानी कि 12वां भाग। फॉर एग्जांपल 12,000 रुपए अगर एक साल का किराया है तो 1,000 रुपए तक की मरम्मत आप करवा सकते हो। क्लियर है? ठीक है, और उससे काट सकते हो, वसूल कर सकते हो। नेक्स्ट ये कहता है कि जहां कोई ऐसी मरम्मत की जानी हो जिसकी के बिना वह स्थान असम्यक असुविधा के बिना वास योग्य ना या उपयोज्य ना हो। भाई मतलब इतनी आवश्यक मरम्मत की जानी है कि भाई बरसात का टाइम है और हम रह नहीं पा रहे हैं, ऊपर से पानी टप 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 टपक रहा है, ऊपर से पानी जो है बहुत ज्यादा टपक रहा है, लीक हो रहा है, तो उसके बिना रह नहीं सकते आप। पानी टपकता रहेगा तो कैसे रहोगे आप? इंदौर में जबकि ये हालत 3 दिन कंटिन्यू बारिश हुई तो कैसे रहोगे? तो कहता है कि जहां कोई ऐसी मरम्मत, ऐसी रिपेयरिंग होनी है जिसके बिना वो स्थान असम्यक असुविधा के बिना वास योग्य उपयोग यानी रहने योग्य या उपयोग करने लायक ना हो, और भूस्वामी लिखित सूचना दे जाने के पश्चात भी ऐसी मरम्मत करवाने में या तो उपेक्षा करता है या चूक करता है, लापरवाही कर रहा है, नहीं करवा रहा, तो अविधारी ऐसी मरम्मत स्वयं करने के लिए अनुज्ञा के हेतु भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा। कहेगा भाई, आवेदन देगा आरसीए को, कहे कि भाई ऐसा है कि वो मकान मालिक तो करवा नहीं रहा, तो मैं मरम्मत करवा लूं क्या? और ऐसी मरम्मत के खर्च का प्राक्कलन, एस्टिमेट, भाई उस मरम्मत में, रिपेयरिंग में कितना खर्च आएगा, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा। और तदुपरि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी भूस्वामी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात तथा खर्च के ऐसे प्राकलन पर विचार करने और ऐसी जांच जैसी के आवश्यक समझे करने के पश्चात लिखित आदेश द्वारा ऐसी मरम्मत ऐसे खर्च पर जैसा के आदेश में विनिश्चित किया जाए करने के लिए अविधारी को अनुज्ञा दे सकेगा। भाई आवेदन दिया कि भाई ऐसा है कि साहब इसके बिना रहना मुश्किल है, घर में ये रिपेयरिंग की जरूरत है, मैंने आवेदन दिया, वो नहीं करवा रहा है, तो मैं करवा लूं क्या? आरसीए परमिशन दे सकता है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, जो प्राक्कलन, जो आपने खर्चे एस्टिमेट उसको दिया उसको देखेगा कि वास्तव में रिक्वायर है या नहीं है, ये देखेगा, और उसको ठीक लग रहा है, जरूरत है तो आदेश दे देगा कि भाई ऐसे खर्च पर, जैसा कि उसने ऑर्डर में लिख देगा इतने खर्च करना। भाई वो तो कह रहा है कि मेरे हिसाब से 20,000 रुपए खर्च होंगे,
ठीक है, लेकिन आरसीए कहता है नहीं, 10,000 रुपए सफिशिएंट है, 10,000 तक खर्च कर लो, तो कर सकता है, ठीक है, अनुज्ञा दे सकेगा। और तत्पश्चात अबेदारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वैसी मरम्मत स्वयं कराए और उसका खर्च जो किसी भी दशा में इस प्रकार विनियोजित की गई रकम से अधिक नहीं होगा, भाड़े में से काट ले या भूस्वामी से अन्य रीति वसूल कर ले, ठीक है, काट ले या वसूल कर ले, ठीक है। तो क्या समझ में आया आपको इसमें, इस क्लॉज में? क्योंकि वहां पे क्लॉज 1 में जो थी मरम्मत कैसी थी, क्लॉज 2 में मरम्मत कैसी होनी थी, रिपेयरिंग कि ठीक है, मतलब छोटे मोटा काम था। यहां पे तो इतना है कि भाई इतनी जरूरी कि इसके बिना रह ही नहीं सकता मैं, बारिश हो रही है, भूस्वामी नहीं करवा रहा, आरसीए को आवेदन देंगे, आरसीए पूछेगा कि भाई कितना खर्चा होगा, कि साहब 20,000 रुपए, आरसीए का नहीं 10,000 रुपए में काम करो, ठीक है, मैं 10,000 रुपए में करने को तैयार हूं, ठीक है, और वो रिपेयरिंग को 10,000 में करवा लेता है, ठीक है। तो वो कहता है कि जो 10,000 रुपए खर्च हुए हैं वो भूमि स्वामी से वसूल कर सकता है, या तो किराए में से काट लेगा या अदरवाइज उससे वसूल कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, परंतु किसी भी वर्ष में इस प्रकार काटी गई या वसूली योग्य रकम अबेदारी द्वारा उस वर्ष के लिए दे भाड़े के एक अर्धांश, जैसे वहां पे एक वारवांश 1/12 था, यहां 1/2 है, से अधिक नहीं होगा। इस वाले क्लॉज के लिए जितनी मैक्सिमम अमाउंट आप कट कर सकते हैं, काट सकते हो, आप रिड्यूस कर सकते हो, किसमें से, किराए में से घटा के दोगे या वसूल करोगे, वो कितनी होगी? वो कहता है कि किसी भी कंडीशन में 1 साल के लिए जितना भाड़ा होता है ना, वर्ष के लिए, ये देखो उस वर्ष के लिए 1 साल का जितना किराया उसका हाफ, सिर्फ हाफ 1/2, यानी कि मान के चलो 12,000 रुपए है तो कितना, 6,000 रुपए तक ही कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। परंतु यह और भी कि यदि कोई ऐसी मरम्मत जो उक्त रकम में ना हो सकती हो और भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की राय में आवश्यक हो और अबेदारी अतिरिक्त खर्च स्वयं वहन करने के लिए सहमति प्रदान करे, ठीक है, तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी अबेदारी को ऐसी मरम्मत करने के लिए अनुज्ञा दे सकेगा, ठीक है। अब भाई जो है पैसे लग रहे हैं ज्यादा, आरसीए ने परमिशन दी 10,000 रुपए की, कि 10,000 रुपए तक की रिपेयरिंग आप करवा सकते हो, लेकिन उसमें जो खर्चा हो रहा है वो हो रहा है 12K, भाई 12,000 रुपए का खर्चा हो रहा है। तो वो भूमि स्वामी जो लैंडलॉर्ड, सॉरी जो किराएदार है, वो ये कहता है कि भाई 2,000 रुपए मैं खर्च करने को तैयार हूं खुद से, वो 2,000 रुपए वसूल नहीं कर सकता। तो क्या वो ऐसा कर सकता है? हाँ भाई, आरसीए कहेगा जब अपनी मर्जी से करना चाह रहे हो तो हमें कोई इशू नहीं है, वो अलाउ कर देगा। क्लियर है? वो अलाउ कर देगा, ठीक है। तो क्या समझ में आया इसमें आपको कि भाई सबसे पहले तो जो है ये बाध्यता है, ये बाइंडिंग है भूमि स्वामी पे के ये स्थान को अच्छी अवस्था में रखना है कि भाई किराएदार उसमें रह पाए, नहीं रखता तो छोटी मोटी रिपेयरिंग होनी है, किराएदार खुद से करवा सकता है, वसूल और जितना खर्चा हुआ भूस्वामी से वसूल कर सकता है, चाहे तो किराए में से काट लेगा और चाहे तो अदरवाइज वसूल कर सकता है। बहुत ही अत्यावश्यक मरम्मत होनी है, भाई छत पूरी टपकी जा रही है ना, बारिश हो रही है, हम रह नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी रिपेयरिंग करवा सकता है, आरसीए की परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना, और वो वसूल कर सकते हो, लेकिन वो कितना होगा, 1 साल के आधे से ज्यादा का नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है अपने सामने, आवश्यक प्रदाय या सेवा का बंद किया जाना या रोका जाना। तो कहता है कि कोई भी भूस्वामी या तो स्वयं या किसी ऐसे व्यक्ति के मार्फत जो कि उसकी ओर से कार्य करने के लिए तात्पर्यत है, तात्पर्यत या है ना, तात्पर्यत है, किसी ऐसे आवश्यक प्रदाय या ऐसे आवश्यक सेवा को जिसका के उपभोग अविधारी उस स्थान के जो कि उसे भाड़े पर दिया गया है के संबंध में करता है, न्याय संगत तथा पर्याप्त हेतु के बिना ना तो बंद करेगा ना ही रोकेगा। ठीक है भाई, कोई भी आवश्यक प्रदाय या सेवा जो है, भैया पानी आता है उसके यहाँ, ठीक है, और लाइट की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है, ये सब चीजें क्या है, जरूरी है, नेसेसरी, आवश्यक प्रदाय है, तो इसको आप रोक नहीं सकते, बंद नहीं कर सकते। और यदि कोई भूस्वामी उपदार है कि वो बंदा को उल्लंघन करता है, मतलब उसने आवश्यक प्रदाय सेवा को रोक दिया, उल्लंघन करता है, तो अबेदारी ऐसे उल्लंघन की शिकायत करते हुए भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा। भैया आप आरसीए के यहाँ कंप्लेंट कर सकता है कि भाई सामने मकान मालिक ने मेरा लाइट बंद कर दी, मेरा पानी बंद कर दिया, आवेदन कर सकता है। ठीक है, और यदि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी जांच करने पर निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसा आवश्यक प्रदाय या ऐसी आवश्यक सेवा जिसका के उपभोग अबेदारी द्वारा उस स्थान के संबंध में किया जाता है, न्याय संगत तथा पर्याप्त हेतु के बिना
भूस्वामी द्वारा बंद कर दी गई थी या रोक दी गई थी, तो वैसा प्रदाय या ऐसी सेवा प्रत्यावर्तित करने के लिए भूस्वामी को निर्देश देते हुए आदेश करेगा। भाई अब जो आरसीए के पास जो आवेदन दिया, आपने एप्लीकेशन दी, उससे वो सेटिस्फाई हो गया कि भाई जो आपने विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज, बिना किसी पर्याप्त कारण के आपने उसका जो आवश्यक प्रदाय सेवा को बंद कर दिया, तो क्या करेगा, उसको रिस्टोर किया जाए, प्रत्यावर्तित किया जाए, फिर से रिस्टोर करो उस फैसिलिटी को, ये ऑर्डर कर देगा आरसीए। किसको? भूमि स्वामी, भूस्वामी को, लैंडलॉर्ड, मकान मालिक को। ठीक है, अब फिर क्या होगा, भाड़ांतरित प्राधिकारी स्वप्रेरणा से निर्देश दे सकेगा कि 50 रुपए, 50 रुपीज फाइन। अब क्या है कि 1961 का एक्ट है ना, तब 50 रुपए बहुत वैल्यू होती थी, अब तो 50 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो भाड़ांतरित प्राधिकारी स्वप्रेरणा से, सुमोटो, स्वप्रेरणा से मतलब सुमोटो, खुद की इच्छा से, यह निर्देश दे सकता है कि 50 रुपए से अनधिक प्रतिकर, मैक्सिमम 50 का कंपनसेशन दिया जाए। प्रतिकर दे, कौन किसको देगा? जिसकी गलती होगी वो देगा। एक लाइन में याद रखो, दोनों में से जिसकी गलती है उस पर 50 रुपए का प्रतिकर इंपोज कर देगा। संदाय अभिदारी द्वारा भूस्वामी को किया जाए, मतलब किराएदार मकान मालिक को दे। कब? यदि उपधारा 2 के अधीन आवेदन तुच्छतया या तंग करने के लिए था। भाई कोई ऐसा बंद नहीं किया था उसने, ना पानी वानी कुछ बंद नहीं किया था, ऐसे ही फालतू में ही परेशान करने के लिए उसने आवेदन दे दिया था, तो फिर 50 रुपए अभिदारी पे लगा देगा कि 50 रुपए फाइन इंपोज किया जाता है आप पे। दूसरा, संदाय भूस्वामी द्वारा अभिदारी को किया जाए। कब? यदि भूस्वामी ने प्रदाय या सेवा न्याय संगत तथा पर्याप्त हेतु के बिना बंद कर दी थी या रोक दी थी, बंद कर दी थी या रोक दी थी। ठीक है, दोनों पे, मतलब जिसकी गलती उस पर 50 रुपए का फाइन लगा दिया जाएगा। क्लियर है? क्लियर? चलो, स्पष्टीकरण 1 कहता है, हाँ स्पष्टीकरण तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आवश्यक प्रदाय या सेवा क्या है? तो इसमें क्या क्या आता है? जल प्रदाय, भाई पानी की जो सुविधाएं मिलती हैं आपको, नल आता है आपके यहां वो। विद्युत प्रदाय, लाइट जो आपके यहां आती है। मार्ग में तथा जीने में, जो स्टेयर केस होते हैं ना, सीढ़ियां, जीने होते हैं, उस पर चढ़ के जाते हैं, वहां पे रोशनी की व्यवस्था, प्रकाश, लाइट बंद कर दी। सफाई तथा स्वच्छता सेवाएं, आपके साफ सफाई की जो व्यवस्था थी उसको बंद कर दिया। तो आवश्यक प्रदाय सेवा में क्या होता है? ये सेवाएं आती है, जल प्रदाय, विद्युत प्रदाय, मार्ग में तथा जिन्हें प्रकाश की व्यवस्था, लाइट की, और सफाई तथा स्वच्छता, सैनिटरी सर्विसेज, ये सारी इसमें आती हैं। क्लियर? तो जब भी अगर इस पॉइंट पर आपके पास क्वेश्चन लिखने को आता है, फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आ गया 38 या 37 38 मिला के भी मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपके पास अगर आ गया तो सबसे पहले आप स्पष्टीकरण 1 को उठाएंगे और डिफाइन करेंगे कि आवश्यक सेवा या प्रदाय है क्या। सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा, आपको परिभाषित करना पड़ेगा कि आवश्यक सेवा या प्रदाय क्या है। फिर आप इनको लिखोगे, ये कैटेगरीज बताओगे कि वो जल प्रदाय, विद्युत प्रदाय, मार्ग में जिन्हें प्रकाश की व्यवस्था, सफाई स्वच्छता सेवाएं, सैनिटरी सर्विसेज, ये सारी इसमें आती हैं। किसमें? आवश्यक प्रदाय। फिर आप मेन सेक्शन से स्टार्ट करोगे 38 के क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, सबसेक्शन 1, 2, 3 से। ठीक है, एक्सपेंशन 2 देखो, इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी आवश्यक प्रदाय या सेवा का रोका जाना के अंतर्गत आते हैं। क्या आता है? भूस्वामी द्वारा किए गए माने जा सकने वाले ऐसे कार्य या कार्य लोप, एक्ट और ओमिशन, मैंने फर्स्ट डेमो क्लास में समझाया था, कार्य या कार्य लोप जिनके के कारण आवश्यक प्रदाय या सेवा स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा बंद कर दी गई है। अब ये क्या कहता है? ये तो वो सर्विस देते हैं कि डायरेक्ट रोक रहा है। आपने मकान मालिक ने क्या किया? आपका बिजली का तार, लाइट का तार जो ऊपर से काट कर दिया, डायरेक्ट रोक रहा है। ठीक है, लेकिन ये कहता है, ये क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर भूमि स्वामी की किसी गलती की वजह से, गलती किसकी है? भूमि स्वामी की, उसकी वजह से किसी लोकल अथॉरिटी ने, किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य किसी लोकल अथॉरिटी या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, सक्षम प्राधिकारी ने आपकी आवश्यक प्रदाय सेवा बंद कर दी है, तो भी यही माना जाएगा कि वो सेवा, वो आवश्यक प्रदाय सर्विसेज जो है वो किसने बंद की है? वो बंद की है भूमि स्वामी ने, ये माना जाएगा। इसका एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल आप एक मकान में किराए से रह रहे हो, ठीक है, उसका बिजली का बिल, लाइट का बिल कौन भरेगा? इलेक्ट्रिक बिल कौन भरेगा? मकान मालिक। मकान मालिक पे करता है। फॉर एग्जांपल आप उसको पर यूनिट देते हो और मकान मालिक पे करता है, और मकान मालिक ने जो है पे नहीं किया और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लोग आए और लाइट को कट कर गए। अब आप अंधेरे में बैठे हुए हो, तो ये नहीं माना जाएगा कि अथॉरिटी लायबल है, ये माना जाएगा भूस्वामी ही लायबल है, और ये माना जाएगा भूस्वामी ने उसका पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, और उसने आवश्यक प्रदाय सेवा को बंद कर दिया है। क्लियर है?
क्लियर? आगे बढ़ा जाए। भाड़े पर दिए जाने का नियंत्रण, ठीक है, ये क्या है? भाड़े पर दिए जाने का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ लेटिंग है, ठीक है। आ, ये सेक्शन आई थिंक टाइम भी हो गया है, कितना है क्या? 58 हो गया। चलो ये थोड़ा बड़ा सेक्शन है ना, ये टाइम लेगा, बड़ा सेक्शन है, टाइम होगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मतलब काफी, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये 5-6 इसमें क्लॉज है, टाइम लेगा। इसको कल शुरू करते हैं, ठीक है, आज टाइम कंप्लीट हो गया है, कल कंटिन्यू करते हैं 38 से, ठीक है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।